भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज राज्यसभा को समझेंगे हम लोग। इससे पहले महान न्यायवादी, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान न्यायवादी सबको समझे हैं। लगभग 15 वीडियो के माध्यम से हम लोग समझे हैं। आज राज्यसभा को आज समझेंगे। और एक शिकायत है आपसे कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी किया कीजिए, दोस्त को शेयर भी किया कीजिए। हम सभी वीडियो में नहीं कह पाते हैं कि आप लोग लाइक किया कीजिए, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि बिना बोले लाइक कर देना चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यनेत्र दविन पे। राज्यसभा को समझेंगे आज। राज्यसभा को तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत वर्णित है। संविधान में राज्यसभा का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 80 में मिलता है राज्यसभा का वर्णन। समझे कहाँ पे? अनुच्छेद 80 में। अब एक बात हम आपको से पूछते हैं कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 80 में। ये प्रश्न तो हो गया सर। राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या विशेषज्ञ सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ये जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में कभी पूछेगा इसमें से राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन। अगर उच्च सदन ऑप्शन में नहीं होगा, विशेषज्ञों का सदन रहेगा तो उसको मारेंगे, अस्थायी सदन रहेगा तो उसको मारेंगे। जो भी रहेगा, तीनों नहीं रहेगा। तीनों कैसे रह सकता? आपका नाम कुछ है तो एक के नाम से हम पुकारेंगे जी। कोई व्यक्ति हम जब बताते हैं ऑफलाइन क्लास में 3-4 बात बता देते हैं कि भाई ये भी पूछ सकता है आपसे, बोलता सर तीनों रहेगा तब, चारों रहेगा तब। कितना सोच नीचा है, कैसे रह सकता है? आपको कोई पुकारेगा, आपकी मम्मी पुकारेगी तो आपके एक नाम लेके या बेटा कहेगी या बेटी कहेगी, जो भी आप हैं, बेटा या बेटी, या फिर आपका नाम लेके करेगी, या फिर आपका नाम जो है घर का कुछ नाम है, स्कूल का कुछ नाम है, या फिर बेटी घर का नाम फिर लेगी, उसके बाद फिर स्कूल का नाम लेगी। ये तीनों नाम एक साथ ले सकती है? कभी नहीं ले सकती है। उसी प्रकार कोई एक चीज़ ही पूछेगा, तीनों रहता है सर, ये एकदम गधा वाला बात है। तीनों कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है। समझे? यह एक अस्थायी सदन है, विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं किया जाता है। राज्यसभा का आप देखेंगे विघटन कभी नहीं किया जा सकता। जब तक देश है, जब तक संसद है, तब तक राज्यसभा बना रहेगा, विघटन कभी नहीं होगा। जब संसद का निर्माण हुआ था, राज्यसभा का निर्माण हुआ था, उस समय से आज तक राज्यसभा का विघटन नहीं हुआ है। लेकिन प्रत्येक 5 साल में लोकसभा का विघटन होता है। जैसे 24 में लोकसभा का चुनाव है, पहले विघटन होगा फिर लोकसभा का चुनाव होगा। जो भी जीत के जाएंगे लोकसभा का सदस्य बनेंगे। तो संरचना आइए देखते हैं। संरचना किसका संरचना सर? राज्यसभा का संरचना। तो राज्यसभा का संरचना से सभी पहलू को देखते हैं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है भाई? 250 है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम कितना हो सकती है? 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। राज्य कितना सर? 28 राज्य हैं। 28 राज्य, 8 संघ शासित क्षेत्र है। इससे चुन के जाएंगे राज्यसभा में सदस्य। कितना? 238। लेकिन यहाँ पे सबसे वीवीआई बात यह है, कि राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बात नहीं समझे सर? मतलब 238 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि राष्ट्रपति साहब जो भी देश में साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया हो, कला के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया हो, या फिर खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया हो, तो वैसे 12 व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को? 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति साहब सीधे राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। हमारा सचिन तेंदुलकर जो बना था, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाया था, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा अध्यक्ष बनाया गया था। समझे? धोनी को भी बनाना चाहिए क्योंकि
वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप इनके नाम है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है खेल के क्षेत्र में। अगर खेल भी एक कला, समाज सेवा, खेल भी एक खेल के क्षेत्र में अगर बनाया जाता है तो धोनी भी पीछे नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी, समझे। वो मेरा है अपना ओपिनियन, शायद मेरा फेवरेट प्लेयर है इसलिए हम बोल दिए होंगे, आप शायद इससे सहमत नहीं है तो इसमें बड़ा विवाद नहीं करना है कि सर धोनी को नहीं कोहली को बना दीजिए। नहीं, आपका प्लेयर फेवरेट हो सकता है तो आप अपने मन से कह सकते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। वर्तमान समय में 250 सदस्य का चुनाव नहीं होता है, 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से। कहाँ से सर? राज्यों से। कितना राज्य सर? 28 राज्य से। 229 सदस्य राज्यों से, मतलब 28 राज्यों से चुन के आते हैं, जबकि 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से 4 सदस्य चुन के आते हैं एवं 12 सदस्य, कितना सदस्य सर? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 245 सदस्य। 29 4 33, 12 कितना हो गया? 3 2 5 45 हो जाएगा ना, 45, 245 हो गया। तो ये बात है। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा राज्यसभा में राज्यों से कुल कितना सदस्य का चुनाव होता है? 229 सदस्य का। राज्यसभा में कितना सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है? 12 सदस्यों का। राज्यसभा में संघराज्यित क्षेत्र से कितना सदस्यों का नियुक्ति होता है भाई? 4 सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किस राज्य में आप जो 229 सदस्य राज्यों को दिया गया है, ये 229 सदस्य क्या सभी राज्यों को बराबर दे दिया कि 55 सब राज्य ले लो? ऐसा नहीं है बाबू। ये डिसाइड होता है कि उस राज्य का जनसंख्या कितना है। जनसंख्या यदि अधिक हो तो उस राज्य का सीट भी अधिक होगा। इसलिए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिला है राज्यसभा में। वही बिहार का जनसंख्या कम है फिर भी अधिक है, छोटा भी है बिहार, तो 16 सीट राज्यसभा में बिहार को मिला है। तो ये सब बात है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश के पास है। कितना सीट? 31 सीट है। एकदम याद रखना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए सबसे अधिक किसके पास है। अब बिहार के पास 16 सीट है। बिहार के पास कितना सीट है बाबू? बिहार के पास 16 सीट है। नोट याद रखना है, जहाँ पे नोट अगर बताएं हम तो आप एकदम याद रखिएगा। नोट में है यहाँ सीटों का आवंटन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि 1971 के जनगणना के तहत किया गया है। आज 2021 का जो जनगणना का रिपोर्ट आएगा, इसका मतलब 2021 के जनगणना में के आधार पे सीटों का आवंटन राज्यसभा में नहीं है। 1971 के जनगणना में जितना सीट था उसके आधार पे ही राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया था सभी राज्यों को। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। बड़ी वीवीआई है, क्या है सर? वीवीआई है, समझे? वीवीआई है। कार्यकाल देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, उसके बाद राज्यसभा को आज पूरा क्लियर करेंगे। कार्यकाल किसका कार्यकाल सर? राज्यसभा का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्य हम बोल रहे हैं, सदस्य जो व्यक्ति चुन के जाएंगे उसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। वही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। यहाँ पे है बात सबसे वीवीआई ये बात है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पर अवकाश प्राप्त करते हैं। जितना भी राज्यसभा में सदस्य है वो प्रत्येक 2 साल में प्रति 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य 6 साल कार्यकाल पूरा कर लेता है और क्या कर लेते हैं? अवकाश प्राप्त, मतलब रिटायर कर जाते हैं, समझे? तो 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं तो 2/3 सदस्य तो संसद का राज्यसभा में सदस्य रहबे करता है, तो इसलिए राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है बाबू, समझे? चुनाव की प्रक्रिया क्या है सर? आइए चुनाव की प्रक्रिया को देखते हैं। चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। राज्यों के विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतदान किसे कहते हैं सर? आइए देखते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान ऐसा मतदान जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं समझे सर? फिर से बता देते हैं। ऐसा मतदान जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेकर उसका प्रतिनिधि भाग ले अप्रत्यक्ष मतदान कहलाता है।
फिर से बता दें, जैसे हम लोग संसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोग खुदे वोट देने जाते हैं, खुद वोट देना जाते हैं तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। और आप राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो क्या आप वोट देने जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो उसे कहते हैं। तो उसमें कौन भाग लेते हैं? तो विधानसभा का सदस्य। उसमें विधानसभा का सदस्य सभी राज्यों से लेते हैं। तो क्या विधानसभा का सदस्य ले रहा है तो विधानसभा का सदस्य को वोट देने का अधिकार कौन दिए? हम लोग दिए। मतलब वो अप्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो यही बात है कि अप्रत्यक्ष मतदान उसे कहा जाता है जिसमें जनता स्वयं भाग ले, स्वयं भाग नहीं ले। अप्रत्यक्ष में जनता स्वयं भाग लेती है, अप्रत्यक्ष में जनता स्वयं भाग नहीं लेती है। समझे? राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है किसके द्वारा सर? विधानसभा के सदस्य द्वारा। विधानसभा जैसे 16 सदस्य बिहार विधानसभा, बिहार से जो चुन के जाएगा राज्यसभा में, इस 16 सदस्य का चुनाव कौन करेगा सर? विधानसभा का सदस्य। किस विधानसभा का? जिस राज्य से चुन के जाएंगे, जैसे बिहार से जाएंगे तो बिहार विधानसभा का सदस्य। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। कौन ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता देखते हैं, वह भारत का नागरिक हो। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। आयु 30 वर्ष पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद मतलब संसद का पद, विधायक का पद लाभ का पद नहीं माना गया है। आप अगर ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, रेलवे में 4th ग्रेड में चपरासी हैं, फिर भी आपके लाभ के पद में, ये लोग करोड़पति है, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्योंकि यही लोग नियम बनाता है संसद विधायक, तो ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा जी, नहीं मारेगा। ये अपने पद को लाभ का पद नहीं कहा, जबकि अन्य सभी पद को लाभ का पद कहा है। समझे? या वह पागल एवं दिवालिया नहीं हो, पागल भी नहीं हो। ऐसा व्यक्ति चुनाव राज्यसभा में लड़ सकता है जो पागल नहीं हो, वह दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब सर जो बैंक का कर्ज लेके, जो व्यक्ति बैंक का कर्ज लेके बैंक को लौटा नहीं सके और हाथ खड़ा कर दे और बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए, कोर्ट द्वारा, उसे दिवालिया। तो दिवालिया व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं लड़ सकता है चुनाव। समझे? संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरा करता हो। संसद में कुछ और योग्यता कोई निर्धारित कर दे तो वो भी पूरा करता हो। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे कंडीशन में तो बहुत सारा व्यक्ति है जो राज्यसभा से चुनाव लड़ सकता है। सर आप भी शायद 30 वर्ष के हो गए हैं और पागल आप भी नहीं हैं, आप भी बेरोजगार हैं, आप भी बेरोजगार हैं। संसद के पद, विधायक का पद का लाभ का पद, संसद और विधायक ढेरी नहीं है। हम 30 वर्ष के हो चुके हैं ये और भारत के नागरिक हैं, ये तो दोनों पूरा हो गया। लाभ के पद पर नहीं है तो आज तक कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, पढ़ा भर ले रहे हैं, तो लाभ का पद है नहीं है, पागल है नहीं है। संसद द्वारा निर्धारित योग्यता, ये भी योग्यता हम रखते हैं कि मतलब, तो क्या हम राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं सर? राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं? आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं लड़ते हैं सर? लड़ना चाहिए, जिसको भी लड़ना चाहिए वो लड़ना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए। समझे? ये सब व्यक्ति, आप जब ये सब कंडीशन आपका भी हो रहा है ना पूरा, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा के पदाधिकार, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? पदाधिकारी मतलब अफसर लोग राज्यसभा के। राज्यसभा का सभापति सदैव भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ सबसे बड़ा बात इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति VVI है, सभापति या अध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष एक के बात है। तो सभापति कौन होता है सर? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सदैव मतलब हमेशा, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे या बैठेंगे, वो व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। एक उपसभापति होता है और एक उपसभापति भी होता है, जिसका चयन कौन करता है भाई? राज्यसभा खुद करता है। राज्यसभा के सभी सदस्य मिल के बोल देता है भाई फलना आदमी उपसभापति बनेगा। काहे बनेगा? मान लीजिए उपराष्ट्रपति साहब जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, वो एब्सेंट है, तो अध्यक्षता उपसभापति करेंगे। इसलिए उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करता है। उपसभापति कौन? उपसभापति सर? राज्यसभा के उपसभापति किसको संबोधित करता है? त्यागपत्र राज्यसभा के अध्यक्ष को, सभापति को, यानी उपराष्ट्रपति को। लेकिन ये उपराष्ट्रपति उपसभापति को नहीं देगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो राज्यसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को नहीं, उपराष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा।
समझे। यहाँ पे भी आई बात है कि राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार, राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार कौन है? अनुच्छेद 249, बहुत ज़्यादा भी आई। यहाँ पे कहा गया यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद इस पर कानून बना सकती है। यानी कोई राज्य सूची का विषय है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। पहले 66 हुआ करते थे, वर्तमान में 61 विषय है। उस 61 विषय में ऐसा अगर लगे कि यह विषय पूरा राष्ट्र के लिए अच्छा है और उस विषय पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पास कर दे कि अब इस विषय पर पूरे देश के लिए कानून संसद बनाएगी, तो फिर वो कानून संसद बना सकती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 249, समझे। अनुच्छेद 312 भी इम्पोर्टेंट है, सब भी पॉइंट है। 312 ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ये नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय स्तर पे कोई भी सेवा अगर शुरू करना हो तो राज्यसभा अपने विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से शुरू कर सकती है। यह बात अनुच्छेद 312 में लिखा गया है। इस पे संपूर्ण अधिकार राज्यसभा को होगा। राज्यसभा इस विधेयक को, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक को यदि पास करते हैं तो फिर विधेयक जाएगा लोकसभा में, तो लोकसभा को सिर्फ 14 दिन का इस पे अधिकार है। 14 दिन तक लोकसभा इस विधेयक को अपने पास रख सकता है, समझे। इसमें कुछ संशोधन कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के मन पे निर्भर करता है कि उस संशोधन को मानेगा कि नहीं मानेगा, समझे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 312। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हम बताए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आप सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पहली बार ला सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा को केवल 14 दिन में पास करना होता है। जो भी धन विधेयक है, जैसे अखिल भारतीय सेवा सृजन का विधेयक लोकसभा को 14 दिन में पास करना पड़ेगा, उसी तरह धन विधेयक को राज्यसभा को केवल 14 दिन में पास करना होता है, अन्यथा पास समझा जाता है। मतलब धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का अधिकार है। हाँ, 14 दिन का अधिकार है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, सिर्फ वो 14 दिन तक रख सकता है। कोई ये नहीं कि भाई संशोधन करके कुछ हम बात जोड़ दें, राज्यसभा नहीं जोड़ सकती है। अगर जोड़ती है तो लोकसभा मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, तो ये नहीं कि अब विवाद हो जाएगा, ये सब बात है। तो अगला चैप्टर हम लोग लोकसभा को अगले वीडियो में समझेंगे। आज राज्यसभा का वीडियो था। कैसा लगा वीडियो आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इससे सीरीज से जुड़िए, कंटिन्यू रहेगा सीरीज। और हम एक बात बताते हैं, महेश वर्णवाल का जो NCERT का सार संग्रह है उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होते होते तो वो पूरा किताब कंप्लीट कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। बाय।